अगर नोट्स में जगह मिले तो फर्स्ट टर्म इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये देखना है। तो वेपर प्रेशर होता है, देखो अगर तुम कभी किसी स्विमिंग पूल के पास गए हो या ओशन के पास गए हो, सी के पास, तो तुम्हें ह्यूमिडिटी फील होती है जो कि वैसे नहीं होती फील, बस उसी के आसपास फील होती है ना। तो इसी तरीके से कोई भी एक कहीं पे भी एक लिक्विड होगा, कोई भी एक वॉलेटाइल लिक्विड होगा, तो उसके ऊपर पानी है, जैसे पानी के ऊपर उसके वेपर्स होंगे। क्या होंगे? वेपर्स। तो फॉर एग्जांपल नीचे वाटर है, H2O लिक्विड, तो ऊपर H2O वेपर्स यानी कि H2O गैस होगा। तो जो H2O गैस है, दीज आर कॉल्ड वेपर्स ऑफ द लिक्विड। और जो वेपर्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट गैसेस। ये क्या होते हैं? गैस की तरह होते हैं। तो जो वेपर्स हैं, दे ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। हाँ, H2O गैस होगा, ये गैस लिखा है मैंने, ठीक है। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड जस्ट above its surface। मतलब वेपर प्रेशर होता है वेपर जो लिक्विड के वेपर्स ऊपर प्रेशर लगाते हैं किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अभी जो वेपर प्रेशर होता है, ये वेपर प्रेशर हमारा रॉल्स लॉ में इसके ऊपर ज़्यादा काम है हमारा। रॉल्स लॉ में हम वॉलेटाइल लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड? वॉलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? और कोई? बॉइलिंग। इवेपोरेट ज़्यादा होता है, जो इवेपोरेट होता है वो। बॉइलिंग इवेपोरेशन अलग होता है, और वॉलेटाइल इज़ नॉट रिएक्टिव एंड तो मेन इज वॉलेटाइल का मतलब होता है अ लिक्विड दैट कैन टर्न इनटू वेपर्स इजीली बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ऑल्सो टर्न इनटू वेपर्स इजीली। वॉलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो जल्दी वेपर बन जाता है, जो वेपर बन सकता है। कोई नॉन वॉलेटाइल वेपर का लिक्विड का एग्जांपल दो। वॉलेटाइल लिक्विड तो वाटर हो गया, वाटर के वेपर बन जाते हैं ना, पर कोकोनट ऑयल के वेपर बनते हैं आसानी से? नहीं। या फिर ग्लूकोज लिक्विड ग्लूकोज उसके वेपर बनेंगे? नहीं। तो वेपर्स कुछ सॉल्वेंट्स के वेपर, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल उड़ जाता है, तो अल्कोहल वॉलेटाइल है, उड़ जाता है अल्कोहल। सैनिटाइजर हाथ पे डालते हैं, वो वेपर बन जाता है, तो वो क्या है? वॉलेटाइल। पर उसी तरीके से जो ऑयल्स हैं हमारे, दे आर नॉन वॉलेटाइल। बहुत सारे ऑयल्स जो हैं दे आर नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल वर्ड के बीच में डिफरेंस समझ आ गया? येस और नो? नाउ कंसिडर अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बनाएंगे हम, एक बीकर बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा है बेंजीन, इसके अंदर हमारा क्या है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर बेंजीन के वेपर होंगे। बेंजीन वॉलेटाइल है, तो बेंजीन के ऊपर किसके वेपर होंगे? और ऊपर बेंजीन के ऊपर प्रेशर किसका होगा? बेंजीन का ही। तो ये क्या कहलाएगा? पीबी को मैं बोलूंगा क्या? व्हाट इज पीबी? प्रेशर या कुछ और? पार्शियल प्रेशर या कुछ और? अभी क्या पढ़ा है? वेपर प्रेशर। तो पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है। अगर मैं एक बीकर में टॉलुइन ले लेता हूँ, टॉलुइन भी बेंजीन का ही भाई है, बस उसमें CH3 होता है बेंजीन का। टॉलुइन के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? टॉलुइन का होगा। बेंजीन का तो नहीं होगा ना, उसके ऊपर तो टॉलुइन का वेपर प्रेशर होगा। तो ये बोथ आर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन। तो अगर मैं इन दोनों का एक मिक्सचर बना दूं, इफ आई मेक अ मिक्सचर ऑफ दीज टू,
मैं बेंजीन और टॉलुइन का एक मिक्सचर बना दूँ, यानी कि एक सोल्यूशन बना दूँ, तो इस सोल्यूशन में बेंजीन भी है और टॉलुइन भी है, तो अब किसका वेपर प्रेशर होगा या दोनों का होगा? ऊपर अब इसके बीच में पी और पी दोनों होगा, और इसके टोटल प्रेशर को हमें बोल सकता हूँ द टोटल प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉलुइन के जो वेपर प्रेशर है उनका मिक्सचर टोटल प्रेशर होगा। ये बात समझ में आई? तो इनको करेक्ट वेपर प्रेशर बोलते हैं, कि पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल प्रेशर, पर वेपर प्रेशर ज़्यादा आसान अच्छा रहता है वर्ड जब हम लिक्विड्स की बात कर रहे हो, क्योंकि ये लिक्विड्स थे तो वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? बोर्ड घिसका दूँ थोड़ा, ठीक है। अब पॉइंट इज कि अब हमें प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉलुइन, प्रेशर ऑफ बेंजीन और टॉलुइन का नीचे बेंजीन और टॉलुइन से क्या रिलेशन, मतलब नीचे भी तो हमारे मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन होगा टॉलुइन का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म है। मोल फ्रैक्शन इज अ कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन फेज। नीचे मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का और मोल फ्रैक्शन होगा टॉलुइन का, राइट? तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉ रॉल्ट्स ने दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है, वो जो प्रेशर ऑफ बेंजीन है वो प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन से रिलेटेड होगा या नहीं? नीचे जितना बेंजीन होगा उतना ज़्यादा ऊपर उसका प्रेशर होगा भव्य, नीचे जितना बेंजीन होगा उतना ऊपर उसका वेपर प्रेशर होगा। अगर टॉलुइन का नीचे मोल फ्रैक्शन कम है तो ऊपर उसका प्रेशर भी कम होगा। ये बात समझ में आई? बहुत इजी सी बात है। जितना सोल्यूशन के अंदर बेंजीन होगा उतना उसका प्रेशर होगा, उससे प्रोपोर्शनल, और जितना नीचे टॉलुइन का मोल फ्रैक्शन होगा उससे प्रोपोर्शनल उसका प्रेशर होगा ऊपर। तो ये ही रॉल्ट्स लॉ है। रॉल्ट्स लॉ कहता है इन सोल्यूशन जो प्रेशर ऑफ बेंजीन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लेते हैं इसमें पी नॉट बी, वो भी बताता हूँ। प्रेशर ऑफ टॉलुइन इज पी नॉट टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। अभी मैं समझा रहा हूँ, ये रॉल्ट्स लॉ है। ये जो ऊपर हमने बेंजीन और टॉलुइन लिए थे, ये पी नॉट बी और पी नॉट टी थे। ये क्या थे? दीज आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। पी नॉट बी और पी नॉट टी थे, ये थे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। मतलब अगर सिर्फ तुम्हारे पास बीकर में बेंजीन है तो उसका जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट बी, और अगर सिर्फ तुम्हारे बीकर में टॉलुइन है तो उसका प्रेशर होगा पी नॉट टी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन। पर अगर तुम उन दोनों को मिला देते हो तो जो प्रेशर होगा उन दोनों का वो पीबी और पीटी होगा। वो क्या होगा? पीबी और पीटी। पीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से, और पीटी जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टी, और इनके बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो प्योर कंपोनेंट का ही आएगा। ये रॉल्ट्स लॉ है। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, इतना लिख लिया अच्छे से साफ साफ, मैं इसको दोबारा एक नए पेज पे समझाता हूँ। जो हाँ एक्स टी होगा, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे एक्स टी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टी। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि रॉल्ट्स लॉ को दोबारा समझते हैं, ठीक है? सपोज इस बीकर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है
बेंजीन और एक है टॉलुइन, ठीक है ना। तो इनके ऊपर इनका प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है और ये वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन है, ये पी और पी टू। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कहते हैं जो प्रेशर ऑफ बेंजीन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के, मतलब नीचे जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ऊपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा। और जो प्रेशर ऑफ टॉलुइन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना नीचे मोल फ्रैक्शन होगा। मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन एक परसेंटेज टर्म होती है। सपोज नीचे जो है ये इसकी मोल फ्रैक्शन 0.3 है और इसकी मोल फ्रैक्शन 0.7 है, तो ऊपर भी जो वेपर प्रेशर का रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हो सकता है ये 30% ये है और ऊपर 70% वेपर प्रेशर किसका है, टॉलुइन का। मतलब नीचे जो मोल फ्रैक्शन है उससे प्रोपोर्शनल ऊपर वेपर प्रेशर होगा। ये बात क्लियर है, ये रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ में अगर हमें इक्वल करना है तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें होता है पी नॉट बी का ए बी, और इसके अंदर होगा पी नॉट टी। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आते हैं दे आर एक्चुअली वेपर प्रेशर ऑफ देयर प्योर कंपोनेंट, यानी कि अगर बीकर में सिर्फ बेंजीन होता या बीकर में सिर्फ टॉलुइन होता तो जो वेपर प्रेशर होता वो पी नॉट पी और पी नॉट टी होता। वो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का हम डालते हैं एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पी नॉट बी और पी नॉट टी की जगह। ये रॉल्स लॉ समझ आया अश्मीत, कनिष्का, क्लियर। रॉल्स लॉ की डेफिनेशन भी देख लेते हैं अब। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब मतलब क्या है, अगर कोई भी एक कंपोनेंट है P, सपोज P1, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, और अगर इसको इक्वल करना है तो दैट विल बी P1 नॉट Chi1, ठीक है। ये लिखना है यहीं पे नोट्स के अंदर ही लिखना है, जहाँ पे स्पेस में मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें भी लिखना है। ठीक है। अब अगर पी टोटल की बात करें तो पी टोटल को मैं लिख सकता हूँ पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट। और अगर मैं इनको रॉल्स लॉ खोल दूँ P1 प्लस P2 को, तो आई कैन राइट इट एज P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। P1 नॉट Chi1 प्लस P नॉट टू Chi2। पी टोटल को मैं खोल सकता हूँ। पी टोटल क्या होता है, जो वेपर प्रेशर टोटल होता है बेंजीन और टॉलुइन का या दो कंपोनेंट का। तो अगर मैं इसमें मोल फ्रैक्शन को खोल दूँ P1 नॉट, और इसे मैं लिख दूँ, अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस Chi1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Chi2 और P नॉट टू Chi2। ये वाली बात समझ में आई? देखो Chi1 प्लस Chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 1 होता है। तो अगर मुझे Chi1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Chi2, तो बस वो मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, अब समझ आया? P नॉट, हाँ P नॉट टू Chi2, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं और Chi2 को कॉमन ले लूं तो कहना है इसे इट इज़ इक्वल टू P नॉट 1 प्लस P नॉट 1, नहीं P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 इंटू Chi2।
इसको मैं साफ जगह पे करता हूँ दोबारा। पी टोटल, हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं इसके बाद। अच्छा, मैंने इसे खोला, P01 का A1 प्लस P02 का A2, ठीक है। और इसके अंदर का A1 की जगह मैंने लिख दिया P01 1 माइनस का A2, सॉरी P02 का A2। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आएगा P01, अच्छा, और P01 माइनस का A2, ये माइनस का A2 से मल्टीप्लाई होके प्लस P02 का A2, इसमें आई कैन राइट P01, और अगर मैं कॉमन ले लूँ का A2 तो आई कैन राइट इट एज P02 माइनस P01, P01 को मैं पीछे ले गया और का A2। तो P टोटल का एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालने का वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं थी कोई ख़ास, क्योंकि इसका कोई ख़ास एप्लीकेशन नहीं है, बस इस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बुक में जो हमें रीड करने हैं। एक बार रीड करो इसे। टोटल वेपर प्रेशर कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट। जो टोटल प्रेशर है वो किसी एक मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया जा सकता है, काई2 से रिलेट किया, काई1 तो नहीं है इसमें। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली। टोटल वेपर प्रेशर लीनियरली वेरी करता है, तो ये शायद तुम्हें पता हो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स बन रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो दैट मीन्स कह रहे हैं इसे कि पी टोटल जो है वो लीनियरली वेरी कर सकता है विद मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट, जहाँ पे स्लोप क्या होगी P02 माइनस P01। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको, नहीं आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ P1 एंड P2 स्लोप या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। वो किस पे डिपेंड करेगी, P02 बड़ा है या P01। अगर P02 बड़ा है तो स्लोप क्या होगी m पॉजिटिव, अगर P01 बड़ा है तो स्लोप क्या होगी नेगेटिव। यानी ग्राफ या तो ऊपर जा सकता है या ग्राफ नीचे आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन P01 या P02 क्या है। तो ये सब इक्वेशन इस इक्वेशन से ये सब इम्प्लीकेशंस हमारी हैं जो हमें याद रखनी है। क्लियर है? तो अब इसका एक ग्राफ भी बनाते हैं, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है तो। अच्छा देखो, सपोज हमारे पास एक बीकर में अगेन बेंजीन है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा 1, और अगर सिर्फ बेंजीन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन क्या होगा 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है 1। तो अगर एक ही चीज़ है सिर्फ तो इसमें एक ही कंपोनेंट है तो एक की मोल फ्रैक्शन 1 होगी, दूसरे की क्या होगी 0। सपोज इसी तरीके से मैं दूसरा बीकर बनाऊं, और इस बीकर में मेरे पास ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, पहले देख लो फिर देख लो बनाना। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बेंजीन की क्या होगी 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा PB या P0B, P0B, ठीक है। इन दोनों के बीच में P0T होगा। अगर इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इज, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन इज 1, ठीक है। तो अगर सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन है, वो बेंजीन है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के एक्सेस है ये, तो जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी सपोज ये है यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर होगा P0
क्या बी या टी? बी, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो उसमें वेपर प्रेशर किस एक ही का होगा, पी नॉट बी। अब जब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1 से 0 की तरफ जाएगी, मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर का क्या होगा? कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर भी कम, और जैसे जैसे वो 0 पे जाएगा तो ये ग्राफ कहाँ पहुँचेगा? 0 पे पहुँचेगा। ये वाली बात समझ में आई? इसको मैं ग्रीन से बना दूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सपोज पी नॉट टी ये है, टॉलुइन का वेपर प्रेशर है ये, ठीक है, जिसमें सिर्फ टॉलुइन है। अब जैसे जैसे टॉलुइन का वेपर प्रेशर 0 से 1 की तरफ जाएगा तो वेपर प्रेशर का क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो दो कर्व बने, इनमें से एक है प्रेशर ऑफ बेंजीन और दूसरा है प्रेशर ऑफ टॉलुइन, और इनका टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? वो इन दोनों को ज्वाइन करके निकालते हैं। तो ये होता है पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू पी बी प्लस, अब यहाँ पे मुझे बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी जो आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पी नॉट टी माइनस पी नॉट बी होता है, ठीक है। देखो पीछे वाले अगर फॉर्मूले में देखो, दूसरे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वो देखते हैं कि हम कौन सी एक्सिस पे चल रहे हैं। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है पी टोटल का, वैसे पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर पी नॉट टी ऊपर होता तो स्लोप क्या होता? ऊपर होता। वो डिपेंड करता है पी नॉट बी क्या है, टी क्या है उसको। ये तो ग्राफ में मैंने ऐसा ले लिया, कुछ भी ले लिया। कभी ग्राफ में ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे हो या ऐसे हो, टोटल का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, एरोज बनाएंगे? नहीं, एरोज नहीं बनाएंगे। कौन से एरोज? This graph is of Raoult's law. एक बार रॉल्ड्स लॉ को दोबारा पढ़ लो और इसकी सारी मैथमेटिकल इक्वेशन सुन लो, एक बार दोबारा इसे रीड करो। रॉल्ड्स लॉ, उसके फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। डिफाइन रॉल्ड्स लॉ, सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन रॉल्ड्स लॉ। सेकेंड क्वेश्चन इज, नहीं करना घर पे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ। थर्ड इज what are similarities between Raoult's law and Henry's law? हेनरीज लॉ तुम्हें याद है? हेनरीज लॉ होता है P इज इक्वल टू के एच एक्स, और तुम्हें रॉल्ड्स लॉ अभी किया, वो क्या था रॉल्ड्स लॉ? रॉल्ड्स लॉ है P of one component is equal to P naught one component into chi। इन दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है, एक तो एक के एच है और एक पी नॉट है। और दूसरी चीज़, ये कोल्ड ड्रिंक में लगता है, यानी कि ये गैस इन
लिक्विड सोल्यूशन में लगता है। और यहाँ पे जो दोनों लिक्विड्स थे वो कौन सा सोल्यूशन था? लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड और ये लिक्विड इन लिक्विड। देखो कोल्ड ड्रिंक जो थी गैस थी लिक्विड में, वो हमने पढ़ा था गैस का प्रेशर एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट हाँ सिमिलैरिटी बता रहा हूँ। ठीक है, सिमिलैरिटी ये है कि रॉल्ड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो रॉल्ड्स लॉ को एक हेनरीज लॉ का ही स्पेशल केस माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है कि अगर मैं बोलूँ हेनरीज लॉ में एक कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज हाईली वॉलेटाइल, एक कंपोनेंट इतना वॉलेटाइल है कि वो गैस में रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या लिक्विड है? ठीक है, तो उसको हम गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ में लेते हैं। पर रॉल्ड्स लॉ में बेंजीन और टॉलुइन क्या है? लिक्विड है। तो बोथ कंपोनेंट्स आर लेस वॉलेटाइल। अभी बता रहा हूँ। मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो सपोज एक कंपोनेंट है लिक्विड इन लिक्विड, ये एक गैस हो सकती है जो लेस वॉलेटाइल हो। मतलब हम रॉल्ड्स लॉ को ये समझ सकते हैं कि रॉल्ड लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। हेनरी लॉ होता है जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। ठीक है, और रॉल्ड्स लॉ होता है जब गैस कम वॉलेटाइल हो, मतलब ज़्यादा लिक्विड नहीं, ज़्यादा गैस में नहीं रहती, वो लिक्विड में ज़्यादा रहती है। तो उस केस में वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन बन गया। वो क्या बन गया? लिक्विड इन सोल्यूशन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि CO2 इज़ वेरी मच वॉलेटाइल। CO2 गैस ही रहती है, CO2 लिक्विड बहुत मुश्किल से बनती है। पर बेंजीन भी को हम एक गैस कंसिडर कर सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, नहीं दिमाग में नहीं बैठ रहा? बैठ गया? नहीं बैठ रहा। देखो जैसे ये था, इसका एग्जाम्पल था CO2 इन वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेंजीन इन टॉलुइन। ठीक है ना, तो इन दोनों के एग्जाम्पल हमने देखे। अब इस केस में जो CO2 है वो इतना गैस में रहता है कि वो लिक्विड में नहीं रहता, और जो बेंजीन है वो एक गैस थी पर वो लिक्विड में रहती है। मतलब मैं कह रहा हूँ सिमिलैरिटीज़ देखने की बात ये कह रहा हूँ कि है नहीं, बस बुक में लिखी हुई है तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो पॉइंट इज ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिमाग में क्लियर रखना है कि वो गैस इन लिक्विड में बनता है या लिक्विड इन लिक्विड में बनता है। पहली बात तो ये बात तो क्लियर है कि गैस इन लिक्विड, वो लिक्विड इन लिक्विड। अब बुक ने एक लाइन लिखी हुई है तो मैं वो समझा रहा हूँ। बुक ने लिखा है कि रॉल्ड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट गैस में, ज़्यादा गैस में नहीं रहता, ये लिक्विड स्टेट में ज़्यादा रहता है। बस ये कह रहे हैं। तो समझ में आई बात? तो इन्होंने नहीं आई मतलब बोल क्या बोल रहे, बोल समझा। लिक्विड में रह रहे हैं, मतलब दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। ये प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। प्रेशर ऑफ CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये गैस है पर ये ज़्यादातर लिक्विड में रहता है ये गैस, पर ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से स्ट्रॉन्गर है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे अगर हम हेनरीज लॉ लगाते तो वो था प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अगर मैं यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ लगाऊँ तो दैट इज प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे CO2 माना एक गैस है और ये एक लिक्विड है, तो हम बेंजीन को कह सकते हैं ये एक गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो वो दोनों लॉज सिमिलर हो जाते हैं।
हम बोल रहे हैं कि गैस है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, वैसे वो गैस भी हो सकती है ना। हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि इस रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है। अगर 100 से ऊपर देखो, 101 डिग्री पे पानी क्या है, गैस, और 90 डिग्री पे वो क्या है, वाटर। तो मैं कह रहा हूँ एक कंपोनेंट को हम लिक्विड और गैस दोनों कंसिडर कर सकते हैं ना। तो बेंजीन को हम कह रहे हैं बेंजीन एक गैस ही है पर वो लिक्विड स्टेट में अभी। पर छोड़ो इसको कोई काम का नहीं है, आज तक कभी आया नहीं है, ना किसी ने पूछा है। पर एक लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको तुम रीड करना तो शायद ज़्यादा समझ में आए। वैसे कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन अभी के 12th वालों से भी नहीं होगा, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो द पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है रॉल्ड्स लॉ का। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। पर डरना नहीं है, ऐसी पूरी 12th ऐसी नहीं है। 12th इज़ ईजियर देन 11th। यहाँ पे कम से कम वो बोर मॉडल के अजीब अजीब फार्मूलाज तो नहीं करने हमें, ठीक है। सिंपल फार्मूलाज हैं, हेनरी लॉ, रॉल्ड्स लॉ। ना हमें वो थर्मोडाइनमिक्स की डेल्टा एच डेल्टा जी और उनको ट्रीट करना है, इक्विलिब्रियम जैसे भी कोई पार्ट नहीं है। बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका एक ये दो क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम्पल है और एक बैक एक्सरसाइज है। तो एग्जाम्पल मैं अभी करा रहा हूँ और बैक एक्सरसाइज तुम करोगे घर पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, तुम्हारी बुक में होगा, उसमें होगा, नोट्स में होगा, वो देख लो, या फिर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ उनको। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन is at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो mmHg है ये किसकी यूनिट है? तो mmHg मतलब ये प्रेशर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमीथेन है, ये इसका प्रेशर है या इज दिस प्योर कंपोनेंट का प्रेशर? क्या ये सोल्यूशन है या फिर ये प्योर बोला है? प्योर लिखा है ना कि रिस्पेक्टिवली के मतलब अलग अलग या एक साथ? तो मतलब ये पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3 कितना 200 mmHg, और पी नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 कितना है 415 mmHg। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 mm इतना ग्राम ये और 40 ग्राम ये। तो कह रहे एक मिक्सचर बनाओ। जब भी क्वेश्चन आए ना रॉल्ड्स लॉ का तो एक बीकर ज़रूर बना लेना और उसमें अपनी इमेज ज़रूर बनाना, जैसे मैं बना रहा था हर एक पार्ट पे। कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है पर इससे हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब वो कह रहे हैं हमने 20 ग्राम क्लोरोफॉर्म लिया और कितने ग्राम 40 ग्राम CH2Cl2 लिया, तो 25.5 ग्राम CHCl3 लिया। तो कहना है से दिस इज वेट ऑफ CHCl3 कितना 25 पॉइंट, और वेट ऑफ CH2Cl2 कितना है 40 ग्राम। इनसे इसके मोल्स निकाल सकता हूँ। मोल्स ऑफ CHCl3 कितने आएंगे, डिवाइड बाई इट्स मोलर मास। मोलर मास ऑफ CHCl3 निकालो। CHCl3 will be carbon is 12, hydrogen is 3, Cl is 35.5। इन सबको ऐड करूँ तो आएगा 119.5, राइट। दिस इज गिवन मास बाय मोलर मास। समझ आया? मोल्स निकाले मैंने किसके CHCl3 के। इसके साथ मोल्स ऑफ CH2Cl2 भी निकाल सकता हूँ। 40 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना आएगा 75 कितना 35.5 इंटू 2 तो 71 प्लस 12
85 आएगा। तो दोनों के मोलर मास से डिवाइड करके मेरे पास मोल्स आ जाए। मुझे निकालना क्या था वो तो मैंने देखा ही नहीं, मैं सीधा ही मोल निकाल दी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या निकालना है? वेपर प्रेशर। क्या निकालना है? वेपर प्रेशर, यानी मुझे वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 निकालना है और वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 निकालना है। अगर मैं रॉड स्लॉ लगाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे CH2Cl2 और काय। तो बस मुझे मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट, तो मोल्स निकालते हैं 25.5 डिवाइड बाय 119.5। इसके मोल्स आए 0.213 और इसके मोल्स आए 40/85। ये गलत आ रहा है, 40.47। ठीक है, तो मोल्स आ गए। मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज मैं CHCl3 निकालना चाहूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 क्या होगा? मोल्स ऑफ CHCl3 बाय मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस मोल्स ऑफ CH2Cl2। ठीक है, तो दैट इज 0.213 बाय 0.213 प्लस 0.470, दैट इज 0.213 बाय क्या चीज़? समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, अमाउंट तो मोल्स होते हैं, मोल्स कहाँ है? मोल फ्रैक्शन है, क्या बोल रहे हैं? अमाउंट क्यों सेम रहेगा? दोनों का मिक्सचर में सेम वेट डाला है, सेम अमाउंट डाला है। मिक्सचर ग्राम्स तो अलग अलग डाले ना, एक में 25 ग्राम डाले हैं, एक में 40 ग्राम डाले हैं, तो दोनों का मोल्स अलग हुए। एक P0 CHCl3 और P0 CH2Cl2 है। हाँ, वो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ CHCl3 और वो प्रेशर ऑफ CH2Cl2, ये दोनों सेम क्यों होंगे? अमाउंट कहाँ सेम है? बराबर डाले हैं तूने? 50-50 डाले हैं? नहीं डाले ना, 50-50 मोल्स डाले होते तो सेम आता। 50-50 नहीं डाले, तो वही हम निकाल रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 0.213 डिवाइड बाय 0.683 कितना आएगा ये? हाँ, 0.312 आएगा। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 आ गया हमारे पास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना आएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 लिख सकता हूँ, दैट इज 1 माइनस 0.312 कितना आया? 0.688। ठीक है, अब इसके अंदर डाल देता हूँ प्रेशर ऑफ CHCl3, यहाँ पे लिखना है, रॉल्ड्स लॉ से लिखा था यहाँ पे। प्रेशर ऑफ CHCl3 इज P0 CHCl3 कितना था? नहीं, P0 था 200, हाँ 200 इनटू मोल फ्रैक्शन इसका कितना था? 0.312 और P ऑफ CH2Cl2 कितना होगा? 415 इंटू 0.688।
कितना है 62.4 mmHg, और दूसरा कितना है 415 इंटू 0.688 285.5। अभी इसमें कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं क्योंकि मैंने एक पार्ट अभी कराया नहीं, सेकंड पार्ट डिफ़िकल्ट था इसका, तो आज हम फर्स्ट पार्ट ही कराएं, कोई बात नहीं। इसमें प्रेशर, ये रॉल्स लॉ से यहाँ तक समझ आया है? ये तो सिंपल था, अभी तक इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। हमने क्या किया, मास था, मास से मोल्स निकाले, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाला और रॉल्स लॉ लगा, बस क्लियर है। एक होमवर्क का क्वेश्चन है, वो होमवर्क इज 2.34 बैग एक्सरसाइज, देन वी हैव 2.38 बैक एक्सरसाइज, ठीक है, और टू 2.8 इन टेक्स्ट। तीन ही क्वेश्चन है, पर अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारा कंसेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर तुमने नहीं किए तो ये कंसेप्ट ऐसे ही लूज रह जाएगा और फिर बोर्ड्स तक ऐसे ही जाएगा।